ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के चुनावी समीकरणों की कि किस तरह से रिजल्ट आए हैं। बिल्कुल अप्रत्याशित रिजल्ट आए हैं और कांग्रेस और कर रहे थे जहां वैभव गहलोत को लंबाराम चौधरी ने हराकर और जीत हासिल की। उन्होंने पूर्व सीएम वैभव गहलोत को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। वैभव गहलोत ने अब आगे आकर अपनी हार खुद स्वीकार करी है कि उन्हें करीब 5,92,204 वोट मिले और पूर्व सीएम सहित हालांकि इस जीत के लिए वैभव गहलोत के पूरे परिवार ने खड़ी मेहनत की। उनकी बहू भी उनके सामने आई थी, जनता के सामने आकर उन्होंने वोट मांगे, मगर भाजपा के इस किले को कांग्रेस भेद नहीं पाई। पूर्व सीएम के बेटे के यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद में जालोर सीट की हम बात करें तो जालोर सीट एक हॉट सीट मानी गई थी, जहाँ एक और लंबाराम चौधरी, दूसरी ओर वैभव गहलोत यानी कि पूर्व सीएम के बेटे दूसरी ओर। हालांकि अशोक गहलोत ने इस बार अपने गृह प्रदेश से यानी कि गृह शहर जो जोधपुर उनका शहर है वहां से सीट के लिए अप्लाई नहीं करके इस बार उनका टिकट उन्हें जालोर से दिलवाया। जालोर में भी अशोक गहलोत की बात करें तो उनका काफी अच्छा होल्ड है, काफी अच्छी पकड़ है और सबकी नजरें इस बात पे थी कि पिछली बार अगर जोधपुर का चुनाव अशोक गहलोत नहीं जीता पाया वैभव गहलोत को तो क्या इस बार वैभव गहलोत की सीट यहाँ सब लोगों की प्रतीक्षा थी, मगर आखिर लंबाराम चौधरी बाजी ले गए इस सीट पर। हालांकि चौधरी और वैभव गहलोत का मुकाबला काफी रोचक रहा, काफी तगड़ा मुकाबला ये था और दोनों ही उम्मीदवार इस क्षेत्र के लिए नए उम्मीदवार थे। वैभव गहलोत को टिकट दिलाने के बाद में अशोक गहलोत ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ताबड़तोड़ सभाएं की, जनसभाएं की, रोड शोज किए और बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी आखिरकार वैभव गहलोत हारे। वैभव गहलोत की इस हार की वजह कोई और नहीं बल्कि उनके पिता खुद अशोक गहलोत को बताया जा रहा है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत की निरंकुशता कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण थी। सचिन पायलट को किनारे करना, उनके पूरे खेमे को दरकिनार करना, इसके कारण उनके ओएसडी आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया वो कारण था। कई कारण इसके सामने आए। लोकेश शर्मा ने भी एक पेन ड्राइव देते हुए मीडिया में सारी बातें उजागर की थी कि किस तरह से अशोक गहलोत ने उनको आगे ला करके और आगे छोड़ दिया। कहीं कहीं लाल डायरी यानी कि गुड़ा वाला जो मसला था, गुड़ा की जो लाल डायरी थी उसको लेकर भी बहुत कुछ अशोक गहलोत को सुनना पड़ा और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हार की कारण मानी जा सकती है, क्योंकि वैभव गहलोत का जनता इतना नहीं जानती है, अशोक गहलोत का चेहरा ज्यादा जानती है। तो वोट जितने भी मिले या जितनी भी सपोर्ट मिला वैभव तो वो अशोक गहलोत के नाम पर ही मिला। अशोक गहलोत के बिना वैभव गहलोत के बारे में सोचना बिल्कुल बेईमानी है। सारे प्रयास, सारे जितने भी इस इलेक्शन के लिए किए गए थे वो अशोक गहलोत द्वारा ही किए गए थे। हालांकि लोकेश शर्मा जो उनका कहना है कि अशोक गहलोत ने 24 सीटों को दरकिनार कर पूरा ध्यान सिरोही बेल्ट में लगा दिया और पूरी जान लगाकर 25 से ज्यादा सभाएं की, रोड शो किए और अपने बेटे के अलावा किसी को भी इस लायक नहीं समझा कि बैनर या पोस्टर में उनका फोटो लगाया भी जा सके। किसी का फोटो नहीं लगाया उन्होंने। इसके अलावा शर्मा ने ये भी आरोप लगाया कि पैसा पानी की तरह बहाया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी इसमें जगह नहीं दी गई। कैंपेन भी जोरों शोरों से करवाया गया। प्रदेश भर में चापलूसों की फौज का डेरा वहां लगा, ताबड़तोड़ मीटिंग्स भी करवाई गई, फिर भी चुनाव नहीं जिता पाए। ये आरोप किस हद तक सही है या गलत है, इस बारे में तो कांग्रेस की जब मीटिंग होगी तब ये चर्चाएं होगी। फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, 7 बजे वो संबोधित करेंगे और बताएंगे कि उनकी जीत हार जो भी है उसके पीछे क्या कारण है।
या जो भी संबोधित करेंगे वो तो राहुल गांधी बेहतर जानते हैं कि वो क्या करेंगे। बहरहाल अशोक गहलोत ने जालोर सिरोही बेल्ट में आकर के वैभव गहलोत के बारे में कहा कि जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो वैभव जनता को वैभव को सौंप रहे हैं और सचिन पायलट कैंपेन में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले रही है, यूं कहें कि उनको हिस्सा नहीं बनाया गया। माली समाज से विशेष रूप से अनुरोध किया गया कि वैभव की हार उनकी खुद की हार है। अशोक गहलोत की बहू वैभव गहलोत की पत्नी तक जाकर के वोटों के लिए अपील करके आई, मगर ये भी समीकरण में काम नहीं आया। अब कहीं ना कहीं गहलोत वर्सेस पायलट की बात भी की जा रही है कि गहलोत और पायलट की आपसी रंजिश का जो नुकसान था वो वैभव गहलोत को उठाना पड़ा। इसका खामियाजा वैभव गहलोत ने निश्चित रूप से भुगता है और यहाँ तक कि उनके लोगों ने उनके जो संबंधी लोग थे सचिन पायलट के उनको कांग्रेस से निष्कासित करवा दिया गया। पूरे सोशल मीडिया का पूरा प्रयोग किया गया, फिर भी वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि सारी मेहनतें थी, परिवार पूरा ही लगा हुआ था, मगर हॉट सीट में ये सीट कोई और ले गया। ये सीट ले गए चौधरी, जी हाँ, लुम्बाराम चौधरी ये सीट ले गए और चौधरी ने ये तक कह डाला कि ये चुनाव जिसमें चेहरा तो वैभव गहलोत का था, मगर जीत दरअसल चुनाव अशोक गहलोत ही लड़ रहे थे। फोकस सारा उनका जालोर सीट पे रहने के बावजूद भी वो अपने बेटे को जीत दर्ज नहीं करवा पाए। उनकी ये सीट कांग्रेस के हाथ से तो फिर से ली गई। और इससे पहले की हम बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद से तो कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति ये सीट हासिल कर ही नहीं पाया और हमेशा बीजेपी खेमे के हिस्से में ये जीत रही। पूरा फोकस होने के बावजूद भी वैभव गहलोत तो ये चुनाव जीत ही नहीं पाए। इससे पहले वैभव को कांग्रेस ने 2019 में लोकसभा सीट पर उतारा था, जोधपुर लोकसभा सीट से, और जोधपुर ही गढ़ माना जाता है अशोक गहलोत का और उनका गृह जिला भी है, क्योंकि 2019 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तो पार्टी को ये पूरा यकीन था कि वैभव जोधपुर से जीत दर्ज करवाने में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि गृह जिला भी मुख्यमंत्री का है, प्रदेश मुख्यमंत्री का है और प्रत्याशी भी मुख्यमंत्री का है। इतनी सारी चीजें, इतने सारे फैक्टर्स होने के बावजूद भी यहाँ की सीट भी 2019 में गजेंद्र सिंह शेखावत ले चुके। गजेंद्र सिंह शेखावत 2019 में भाजपा की ओर से उतरे थे और उन्होंने ये जीत हासिल की। करीब 20 साल पहले जालोर सीट हार रही कांग्रेस ने इस बार वैभव को फिर से मौका दिया। 20 साल से लगातार कांग्रेस हार रही थी और इस बार सोचा कि शायद वैभव के ऊपर दाव लगाने से कांग्रेस ये सीट जीत जाए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं वैभव। मगर इसके बाद भी नाकामयाबी भी हासिल रही। पार्टी को उम्मीद थी कि वह जीत का सूखा दूर करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन पिता की कड़ी मेहनत और वैभव की कैंपेनिंग के बावजूद भी वैभव को तो हारना पड़ा। फैक्टर्स बहुत सारे काम कर गए। बूटा सिंह की बात करें तो बूटा सिंह यहाँ से कई बार सांसद चुने गए, लेकिन 2004 से भाजपा ही की सीट जीतती आई है। यहाँ सबसे पहले सुशीला बंगारू ने जीत दर्ज कर भाजपा के पाले में डाली थी ये सीट, और उसके बाद से 3 चुनाव में देवजिया पटेल की हैट्रिक लगाई थी और लगातार भाजपा ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। अब आखिरकार वैभव गहलोत ने ये सीट हार कर अपना बयान दे दिया। वैभव गहलोत हार गए और हर हारे हुए नेता को जीते हुए प्रत्याशी को बधाई देनी होती है। वैभव गहलोत ने भी दी और बड़ी ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 20 सालों से जालोर की सीट जीतती आई है। ये सीट बहुत मुश्किल थी कांग्रेस के लिए इस सीट को जीतना, क्योंकि 20 साल से अगर कोई नहीं जीता तो उनके लिए जीत पाना ये लगभग मुश्किल सा था। मगर आला कमान से उन्हें आदेश मिला था और उन्हें कहा गया था कि उन्हें इस सीट से लड़ना है, तो उन्होंने आला कमान का आदेश माना और इस सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश की। मगर अंततः उन्हें हारना पड़ा, नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। तो वैभव ने यह भी कहा कि नतीजे उनके पक्ष में नहीं है और आगे की रणनीति जनता के साथ खड़े होने की, और वो जनता के साथ खड़े रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लुम्बाराम चौधरी को बधाई भी दे डाली, लगे हाथ।
वोटों की गिनती जालोर के वीर विरमदेव कॉलेज में हुई करीब शाम 4:15 बजे और जिला कलेक्टर पूजा ने प्रत्याशी लुम्बाराम की जीत की घोषणा भी कर डाली। कुल 8 विधानसभा क्षेत्र थे जिनमें से वोटों की गिनती कुल 181 राउंड में हुई। 181 राउंड में सारा चला और उसके बाद में जीत डिक्लेयर हुई और वैभव गहलोत दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान की बात करें तो ओटाराम देवासी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी से हैं वो तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही था। कड़ी टक्कर थी निश्चित रूप से, मगर जीते लुम्बाराम चौधरी। 26 अप्रैल को यहाँ जब दूसरा चरण था मतदान का, तब यहाँ पे चुनाव हुआ और कुल लगभग 62.88% यहाँ का मतदान रहा, जिसमें भीलवाड़ा विधानसभा की बात करें तो भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई और पिंडवाड़ा और आबू में करीब सबसे कम 18 राउंड हुए। जालोर और आहोर की बात करें तो 22-22 और सांचौर सिरोही में 24-24, रानीवाड़ा और रेवदर में 23-23 थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी तरफ से साम दाम हर तरह से काम करके देख लिया, मगर सीट के लिए नाकामयाबी ही हासिल रही। इसको सीटें नहीं मिल पाई, वैभव गहलोत कामयाब नहीं हो पाए, मगर अब उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। राजस्थान की सट्टा बाजार की बात करें तो फलोदी का सट्टा बाजार सबसे ज्यादा उभर के आता है और भाजपा के लिए इस बार फलोदी सट्टा बाजार ने ये पहले से ही सारे प्रेडिक्शंस करके थे, लगा दिया 300 से 302 सीटें भाजपा की आएंगी। हालांकि सारे वर्डिक्ट, सारे अनुमान, सारे पूर्वानुमान को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के लिए फलोदी के सट्टा बाजार ने ये कहा था कि 55 से 56 सीटों के मिल सकता है, हो सकता है अधिक से अधिक बात करें तो 65 सीटें मिल सकती हैं। और उसके अनुसार इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सीटें थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, कोई स्थिति बेहतर हो सकती थी और बीजेपी को 19 से 20 सीटों की बात की थी कि राजस्थान में 19 से 20 सीटें आएंगी, मगर सट्टा बाजार एक तरफ रह गया और आंकलन कुछ और ही बता रहे हैं, आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। अन्य सीटों और गठबंधन तो क्या करें, इसके समीकरण कुछ और हो भी सकते हैं। फिलहाल वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत चुके हैं और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटों पर भाजपा ने हैट्रिक लगा दी है और अपना गढ़ बचाने में इस बार भी बीजेपी कामयाब रही है। 7 के 7 सीटें भाजपा ने जीत ली है। अब राजस्थान की हॉट सीट्स की हम बात करें तो बांसवाड़ा में रोत जीत चुके हैं। उनकी जीत ने निश्चित रूप से लोगों को चौंकाया है। ये आदिवासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी कैलाश चौधरी अपना स्थान नहीं रख पाए किसी भी तरह से। ये सीट रविंद्र भाटी बहुत टॉप स्टार माने जाते थे, युवाओं को रविंद्र भाटी से हताशा थी, मगर रविंद्र भाटी भी ये सीट पाने से हार चुके हैं। जयपुर की हम बात करें तो जयपुर तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन ही चुका है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटें हासिल कर ली है और राजस्थान की हॉट सीट के नतीजों ने बीजेपी पार्टी के लिए हालांकि खतरे की घंटी तो बजा दी है, क्योंकि पूरे राजस्थान का आंकलन करें तो इस बार बीजेपी की सीटों में काफी कटौती हुई है और कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी, मगर उसके बावजूद पूरी राजस्थान शेखावटी और नहरी क्षेत्रों की बात करें तो उसमें बीजेपी ने अपना आधार काफी हद तक खो दिया है। वहाँ पे कांग्रेस की बढ़ोतरी है। और भाग्य आजमाने वाले केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो एक कैलाश चौधरी, जिन्होंने करारी शिकस्त हासिल की, सारे प्रयासों के बावजूद, मुख्यमंत्री को अपने कार्यक्रम में बुलाने के बावजूद वे तीसरे नंबर पर रहे, दूसरा स्थान तक हासिल नहीं कर पाए। जीत के लिए उन्हें लगा कि मोदी की लहर है और मोदी की लहर में हम भी तैरकर पार कर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और यही जीत से जो दूरी थी उसका मुख्य वजह यही रहा और उनकी हार का मुख्य कारण यही रहा। शायद वो कुछ और प्रयास करते, जनता से कुछ और कनेक्ट होते तो जीत उनके हाथों में होती, मगर ऐसा नहीं हुआ और कैलाश चौधरी बुरी तरह हारे और तीसरे स्थान पर रहे। मोदी की कैबिनेट में 2 दिग्गजों की हम बात करते हैं, एक अर्जुन राम मेघवाल और दूसरे गजेंद्र सिंह शेखावत। ये चुनाव तो जीत गए, मगर बहुत बड़ा कोई अंतर इन्होंने नहीं रखा, बहुत बड़े अंतर के साथ ये नहीं जीत रहे। कोटा की बात करें तो कोटा
सीट पर काबिज रहे, मगर मुकाबला यहाँ भी तगड़ा रहा। प्रहलाद गुंजल को उन्होंने हरा दिया है, मगर प्रहलाद गुंजल मुकाबला रहा। अब कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री थे। कैलाश चौधरी के साथ दिक्कत ये हुई कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई विशेष नहीं किया और सिर्फ मोदी जी के भरोसे उन्होंने अपनी नाव चला दी और आगे जाके नाव मझधार में डूबती गई, जनाधार खसकता गया। रविंद्र भाटी फैक्टर जो था उसने बीजेपी को वैसे ही पीछे कर दिया, क्योंकि रविंद्र भाटी की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। युवा जनता जो है रविंद्र भाटी को पसंद करती है वहाँ पे, उसकी वजह से बीजेपी खसक गई और कांग्रेस की जो वोट थे वो स्थिर रहे। कांग्रेस को जो पहले से वोट करते आए वो उन्होंने कांग्रेस को ही वोट किया, मगर जो लोग बीजेपी को वोट करने वाले थे इस बार उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को भी वोट किया। रविंद्र सिंह भाटी का खुद का अपना फैन फॉलोइंग है, उसके अलावा बीजेपी को वोट करने वाले लोगों ने भी रविंद्र सिंह भाटी को वोट किया। रविंद्र सिंह भाटी ने प्रयास तो किए थे कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिल जाए, मगर कैलाश चौधरी ने अपना पूरा जोर लगा दिया और आखिरकार बीजेपी ने अपनी एक सीट गंवा दी। बहुत अहम सीट वहां की मानी जाती है, मगर बीजेपी ने गंवा दी और वो सीट कांग्रेस की झोली में आ गई। कांग्रेस के जीत के साथ ही केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को झटका लगा है क्योंकि ये इलाका सीमावर्ती इलाका है, बाड़मेर का इलाका। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री तीसरे स्थान पर रहे। अति आत्मविश्वास और ग्राउंड कनेक्शन नहीं होना इनकी मुख्य वजह है। जरूर से ज्यादा आत्मविश्वास कैलाश चौधरी को लगा कि वो तो हर हाल में जीतेंगे। बीजेपी का टिकट मिलने का अर्थ ये नहीं है कि आप हर हाल में जीत जाएंगे। जनता कनेक्टिविटी भी देखती है और रविंद्र सिंह भाटी अगर दूसरे स्थान पे आए हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि उनकी जनता से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रही। अन्यथा कैलाश चौधरी कम से कम दूसरे दर्जे पर आके सम्माननीय रूप से तो आ जाते, मगर ऐसा नहीं हो पाया और वो तीसरे स्थान पर आकर रह गए। उनको इसी स्थान पर संतोष करना पड़ा। बीजेपी की स्थानीय राजनीति भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा अहम इसका हिस्सा था और गुटबाजी भी रही, जिसकी वजह से ग्राउंड में उनका आधार सिमटता रहा, जनाधार रहा ही नहीं। शुरुआत में मोदी की लहर की उम्मीद थी, वो भी कोई विशेष असर नहीं दिख पाई। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी और जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके ग्राउंड में उनकी पकड़ कम है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर अगर निर्दलीय बात करें हम रविंद्र सिंह भाटी की, तो रविंद्र सिंह भाटी ने भी सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी का किया। रविंद्र सिंह भाटी की जिस तरह से लहर थी उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। माने नहीं, भाटी से कम किसी पे नहीं माने और उनको हर तरीके से समझाने की कोशिश के बाद भी पार्टी नहीं माने। इनकी विफलता भी है, बहुत बड़ी विफलता है, जिसकी वजह से पार्टी नहीं माने और स्थानीय नेताओं को भी विश्वास में नहीं ले पाए। तो इसके चलते केंद्रीय मंत्री के लिए ये सियासी रूप से बहुत बड़ा नुकसान है। आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक कद में भी उनके निश्चित रूप से बहुत फर्क आएगा। स्थानीय जातिगत समीकरण जो थे उसको भी बीजेपी नहीं पकड़ पाई। अगर उसको भी पकड़ लेती तो शायद जीत का परचम आज बीजेपी के हाथ में होता। सीमावर्ती इलाके में जाट है, मुसलमान है, इन सब के वोट निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ है और ये ध्रुवीकरण बहुत हद तक कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हुआ और बीजेपी के लिए नुकसानदायक। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी को बीजेपी का पूर्ण वोट तक नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री बयान के बाद राजपूत समाज की उपज गई, जिसकी वजह से उनको राजपूत समाज का वोट मिला। राजपूत समाज के मिला, राजपूत समाज वोट रविंद्र सिंह भाटी के पास चले गए। भाटी ने भी राजपूत मूल ओबीसी के ये सब जिसकी वजह से लगातार रही, लोगों से जनाधार बनाए रखा इन्होंने और बहुत सारे बहुत छोटा सा अंतर, बहुत ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी ये हैक्टिक बनाने में कामयाब रहे। कांग्रेस से करण सिंह उजियाड़ा ने चुनाव तो अच्छा लड़ा, मगर
पार्टी की टक्कर देने के बावजूद भी वो जीत हासिल नहीं कर पाए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव में उतर ग्राउंड पर इस बार कड़ी मेहनत में गए, चुनाव प्रचार किया। इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत किसी भी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहे, अति आत्मविश्वास इन पर हावी नहीं रहे। बड़े ही सधे तरीके से समाज के हर तबके से उन्होंने मिलना चालू रखा, अपने कैंप में भी आते रहे और लोगों से मेल मेहनत का ही नतीजा था कि कमजोर इलाकों में अगर उन्होंने खुद को जनता से कनेक्ट किया और दिन दिन मेहनत की तो उसकी वजह से आज उनके माथे पर बंधा हुआ है। और बीजेपी के जितने भी नेता थे नाराज थे या कुछ मतभेद थे या कार्यकर्ताओं में किसी तरह का कोई मतभेद था, उन सबको उनके साथ सुलह की और उन सबको अपने साथ खड़ा किया। वसुंधरा राजे समर्थक बाबू सिंह राठौड़ से भी उनके मतभेद थे, मगर उन्होंने बाबू सिंह राठौड़ से भी सुलह की। जो शेयरर्स हैं इसका फायदा भी उन्हें मिला। राजपूत समाज के वोट वैसे तो उच्चारण को मिलने थे, मगर उसकी जगह इस बार इसके पीछे समाज के लोगों ने यह तय किया कि अगर गजेंद्र सिंह को तो नेता खत्म हो जाए। इस फैक्टर के चलते समाज का ओबीसी की वोट मिले, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ का पता चला, जिसके चलते गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के समर्थन के चलते बहुत अच्छा वोट मिला और विधानसभा चुनाव में जो बढ़त उन्होंने हासिल की थी बीजेपी विधानसभा चुनाव उसको बरकरार रखते हुए गजेंद्र सिंह ने इस बार भी कायम रखा और जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस पूर्व सीएम अशोक गहलोत का इलाका यहाँ पे था, मगर जो कुछ खास नहीं कर पाया और आखिरकार गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीत का सहरा बांध दिया। जालोर में तो बीजेपी ने जीत ही हासिल कर ली है। लुबाराम चौधरी एक सामान्य परिवार से होने के बावजूद, एक साधारण कार्यकर्ता होने के बावजूद उन्होंने टिकट दिया बीजेपी ने। हालांकि बीजेपी के इस जालोर सीट के लिए कई बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने टिकट के लिए आवेदन किया था, मगर आखिरकार जीत की बाजी जो थी वो लुबाराम चौधरी ले गए और बीजेपी ने जिस तरह से भरोसे लुबाराम चौधरी ने नहीं तोड़ा। लुबाराम चौधरी ने आखिर ये साबित कर दिया कि बीजेपी ने उस पर दांव खेल कर कोई गलत काम नहीं किया, बिल्कुल सही किया है और कहीं पर भी वैभव गहलोत उनके सामने नहीं टिक पाए। लगातार वो दूसरी बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी के पूर्व प्रधान रह चुके लुबाराम चौधरी ने आखिरकार वैभव गहलोत को हरा ही दिया। पिछली बार वो जोधपुर से आ रहे थे और हालांकि इस बार चुनावी माहौल बनाने में गहलोत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। पिता पुत्र दोनों लगे हुए थे, परिवार के सारे लोग लगे हुए थे और सभी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जो थे उन्होंने यहाँ पर आकर जालोर की सीट के लिए प्रचार किया। मगर सबसे बड़ा फैक्टर यदि हम बात करें जालोर सीट के लिए तो ग्राउंड कनेक्टिविटी मानी जाती है बहुत हद तक कि वैभव गहलोत कभी ग्राउंड से कनेक्ट हुए नहीं, ना ही जोधपुर में जाए जन्मे होने के बावजूद वैभव गहलोत की कनेक्टिविटी ना तो जोधपुर में रही और ना ही जालोर में उनकी ग्राउंड कनेक्टिविटी रही। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसकी वजह से वैभव गहलोत नहीं जीत पाए। साधारण और स्थानीय लुबाराम चौधरी के आगे एक पूर्व हाई प्रोफाइल छवि रहता है, उसने चुनाव लड़ने के लिए खुद को आगे बढ़ाया मगर फिर भी वो नहीं टिक पाया। बीजेपी ने इस फैक्टर को कि एक हाई प्रोफाइल मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक साधारण और स्थानीय चुनाव है और इस फैक्टर को बीजेपी ने खूब बनाया, जनता के बीच में इसका प्रचार भी किया और निश्चित रूप से इसका फायदा भी बीजेपी को और लुबाराम को हुआ। बीजेपी ने एक मुद्दा उठाया स्थानीय बनाम बाहरी। उन्होंने ये साबित किया कि लुबाराम चौधरी यहीं के हैं और वैभव गहलोत बाहर से आए हैं, पैराशूट प्रत्याशी। स्थानीय प्रत्याशी ज्यादा वैभव गहलोत को दूसरी बार कांग्रेस की क्षेत्र में विविधता का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेस की आपसी झगड़े में वैभव गहलोत की हार का बड़ा कारण बने। वैभव
सेना के में लगातार एक्टिव थे ही नहीं। लोम्बाराम चौधरी पहले प्रधान रहे और स्थानीय क्षेत्रों में निश्चित रूप से फायदा मिला। हालांकि बीजेपी के गुटने ने भीतर ज्यादा प्रयास यहाँ भी किया था, मगर समय रहते इसकी सूचना प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को मिल गई, जिसके चलते डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। मगर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसके चलते वैभव गहलोत हार हो गए। अब चूरू का कस्बा का टिकट काटना बहुत भारी पड़ गया। चूरू सीट पहले दिन से ही हॉट सीट थी। राहुल कस्बा का बीजेपी से जिस दिन टिकट कटा उसी दिन से यहाँ सियासी माहौल ही बदल गया और समीकरण धीरे धीरे बदल गए। राहुल कस्बा ने टिकट कटाने का आरोप लगाया और चुनाव को एक अलग ही मोड़ दे दिया। विधानसभा चुनाव में जिस तरह चूरू में जातीय आधार पर चुनाव हुआ, वो फैक्टर लोकसभा पर हावी रहा। बीजेपी शेखावटी इलाके को साथ नहीं पाई। राहुल कस्बा का टिकट काटना बीजेपी के लिए लगभग यूं समझ लीजिएगा आत्महत्या करने के बराबर साबित हुआ और चूरू उनके बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झंझारिया एक बिल्कुल नया चेहरा था, मगर नया चेहरा होने के बावजूद चुनावी हवा जो थी वो राहुल की तरफ ही। देवेंद्र झंझारिया को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। चुनाव विधानसभा के भी हुए, मगर उस वक्त बिगड़े जातीय समीकरणों को बीजेपी साथ नहीं पाई और कनेक्टिविटी यहाँ पे भी कहीं न कहीं थी जिसकी कमी थी और किसान आंदोलन से जो नाराजगी उपजी थी वो आज भी बरकरार है। बीजेपी को से लेकर काउंटी का जो इलाका है उसमें भी विधानसभा चुनाव में नुकसान तो हुआ ही था। बीजेपी को नुकसान करने की जगह राहुल कस्बा का टिकट काटकर उस नुकसान को और बढ़ा दिया और बीजेपी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई। कोटा की बात करें तो शहरी पर बिरला का अच्छा प्रभाव है। शुरू से पसंदीदा नेता बने हुए हैं और अंदरूनी सियासत का नुकसान जो है वो प्रहलाद हुआ। प्रहलाद गुंजारे और ओम बिरला जीत गए हैं। इसमें लोकसभा है ओम बिरला और कड़े मुकाबले के बावजूद बीजेपी ने कांग्रेस को इस चुनाव में हरा ही दिया और प्रहलाद गुंजर को ओम बिरला ने मात दी थी। बताए जा रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजर को कांग्रेस के स्वीकार ही नहीं किया, तो भीतर का सामना गुंजर को भी करना पड़ा और शहरी वोट ने बिरला का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हर हाल में बिरला को ही वोट किया। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी वजह थी कि ओम बिरला का ग्राउंड कनेक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ग्राउंड कनेक्टिविटी जो है ओम बिरला की बहुत मजबूत है। इस पकड़ के चलते उनको ये जीत हासिल हुई और भीतरघात के चलते हुए प्रहलाद गुंजर को कांग्रेस का ही समर्थन नहीं मिला। जब पार्टी का समर्थन नहीं मिला तो गुंजर का हारना तय ही था। अलवर की बात करें तो अलवर में यादव वर्सेस यादव था। यहाँ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बार ये चुनाव लड़ा और वो जीतने में कामयाब हुए। उनका यूं कहें कि चुनावी डेब्यू जो था वो सफल हो गया। काफी पहले से तैयारी उनकी थी और यही उनकी जीत की वजह बनी। चुनाव लड़वाने और चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माना जाता है भूपेंद्र यादव को और इसका इस्तेमाल उन्होंने खुद अपने चुनाव के लिए किया और निश्चित रूप से उनको सफलता मिली और उन्होंने जीत हासिल की। यादव ने कांग्रेस के नाराज नेताओं को चुनाव से पहले पार्टी में शामिल किया और स्थानीय समीकरण निपटाए। स्थानीय समीकरणों को अपने पक्ष में करने के बाद में उनकी जीत का रास्ता और आसान होता गया। कांग्रेस विधायक दूसरी ओर यादव ही थे, यानी कि ललित यादव। उन्होंने चुनाव को अच्छा लड़ा, टक्कर भी अच्छी दी, मगर जातीय समीकरण सेट नहीं कर पाए, जिसके चलते उनको हार का सामना करना पड़ा। भूपेंद्र यादव ने भले ही पहली बार चुनाव लड़ा हो, लेकिन अलवर क्षेत्र में जमीनी स्तर पे तैयारी बहुत पहले से कर दी थी। उन्होंने पूरे इलाके के हिसाब से रणनीति भी बना ली थी और जीत में यही सबसे बड़ा फैक्टर उनका काम आया। बाबा बालकनाथ को विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़वा दिया और भूपेंद्र यादव को लोकसभा के बजाय विधानसभा के बजाय लोकसभा
यादव वोटरों ने बीजेपी को ही वोट दिया और यही उनकी जीत का एक प्रमुख आधार रहा। ललित यादव को जातीय वोटर्स का इतना समर्थन नहीं मिल पाया। वोटर्स के बीच में बनाया कि यदि भूपेंद्र यादव जीतने से केंद्र में मंत्री बनेंगे, जबकि ललित जीते तो भी वो मंत्री नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रचार की वजह से भूपेंद्र यादव को जीत में बहुत बड़ी यूं कह लें कि भूमिका रही और उनको इसका बड़ा फायदा हुआ। बीकानेर से अर्जुन मेघवाल, यहाँ भी एक ही जाति से दोनों प्रत्याशी थे। एक और अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री रहे और दूसरी तरफ गोविंद मेघवाल। मगर गोविंद मेघवाल अपनी पूरी कोशिशें करने के बावजूद भी अर्जुन मेघवाल को जीतने से रोक नहीं पाए। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल चौथी बार जीत रहे हैं। जी हाँ, चौथी बार वो जीतने में कामयाब रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल अर्जुन की रणनीति के आगे बढ़त नहीं बना सके। अर्जुन ने इस बार अपना चक्रव्यूह अच्छे से बना लिया था। शहरी वोटर्स पर अर्जुन मेघवाल की पकड़ मजबूत रही, स्थानीय कनेक्टिविटी भी रही और इसके चलते अर्जुन मेघवाल ने ये सीट अपने कब्जे में कर ली। गोविंद मेघवाल को शहरी वोटर्स का समर्थन नहीं मिला। दरअसल ग्रामीण इलाकों में बढ़त तो थी, मगर शहरी इलाकों के चलते ये सारा मामला बैलेंस हो गया और कांग्रेस की हार का यही बहुत बड़ा कारण था। कांग्रेस की अंदरूनी खींचातानी तो निश्चित रूप से थी। बीकानेर में स्थानीय नेताओं का समर्थन भी नहीं मिल पाया उनको और इसकी वजह से अर्जुन मेघवाल को जीत हासिल हुई। अर्जुन मेघवाल की कोर वोटर्स पे पकड़ आज भी बरकरार रही। चुनाव में लगातार उन्होंने कमजोर इलाकों पर फोकस किया और डैमेज कंट्रोल आखिरकार उन्होंने कर ही लिया। अब नागौर की बात करें। नागौर में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की और पार्टी बदल कर उन्हें भी वही मुगालता हो गया जो कैलाश चौधरी को हुआ था कि बीजेपी का दामन थामा है तो जीत निश्चित है। जबकि ऐसा नहीं होता। चुनावी समीकरण बहुत अलग होते हैं और जनता से जब तक कनेक्टिविटी नहीं होती है तब तक जीत हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। ज्योति मिर्धा भी आई बीजेपी में, उन्होंने दामन थामा बीजेपी का, मगर उसके बावजूद भी वो हार गई और हनुमान बेनीवाल जीत में कामयाब रहे। नागौर में ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल दोनों ही जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने पार्टी और गठबंधन बदल कर भी चुनाव लड़े। नतीजा पिछला बार ही रहा, जैसा पिछली बार नतीजा रहा इस बार भी वैसा ही रहा, यानी कि ज्योति मिर्धा हार गई और हनुमान बेनीवाल गठबंधन बदल कर जीत गए। ज्योति मिर्धा स्थानीय समीकरणों को साध ही नहीं पाई। ग्राउंड कनेक्टर यहाँ भी नहीं था, ग्राउंड कनेक्शन का यहाँ पे भी अभाव रहा और बीजेपी के कोर वोटर्स का समर्थन जुटा नहीं पाना एक बहुत बड़ी वजह रही। इसके लिए ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा। राजपूत समाज की नाराजगी तो थी ही, जिसका सामना भी बीजेपी को करना पड़ा और कुल मिलाकर के हनुमान बेनीवाल को इसका फायदा मिला और वो कांग्रेस का वोट हनुमान बेनीवाल के खेमे में आ गया। कांग्रेस के विधायकों और स्थानीय नेताओं ने भी हनुमान बेनीवाल का साथ दिया और ज्योति मिर्धा को भीतरी घात का भी सामना करना पड़ा और बीजेपी के कोर वोटर्स की कम वोटिंग का नुकसान तो उन्हें हुआ ही, जिसकी वजह से ज्योति मिर्धा पार्टी बदलने